आपकी खबर, आपका अधिकार। आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा पंडित और आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। एमपी रिपोर्ट न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। अमेरिका की राजकीय यात्रा के तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समुदाय के लोगों से करेंगे मुलाकात। इस दौरान उनका संबोधन भी होगा। उपराष्ट्रपति से भी मिलेंगे आज पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला डॉक्टर जिल बाइडेन की ओर से यह डिनर दिया गया। पीएम मोदी अमेरिका के राजकीय दौरे पर हैं और स्टेट डिनर इस विजिट का अहम हिस्सा है। इसमें मेजबान यानी अमेरिकी राष्ट्रपति अपने मेहमान को अपने घर यानी व्हाइट हाउस में भोज कराते हैं। स्टेट डिनर में राष्ट्रपति के किचन के शेफ और बाकी स्टाफ ही नहीं बल्कि फर्स्ट लेडी भी अपना योगदान देती हैं। डिनर से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति जो जिल बाइडेन का विशेष रूप से आभार जताया और कहा कि उन्होंने उनकी इस यात्रा को सफल बनाने में निजी रूप से ध्यान दिया। पीएम मोदी ने कहा कि जो बाइडेन की प्रतिबद्धता और गहनता, उनके एक्शन और इस पूरी यात्रा में उनकी पत्नी जिल बाइडेन का बड़ा योगदान रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं और संस्कृति के कारण भारतीय अमेरिकी लोगों को यहां हमेशा सम्मान मिला है। अमेरिका के समावेशी समाज और अर्थव्यवस्था में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उन्होंने और जिल बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बहुत अच्छा समय बिताया और अब हम दोनों देशों के बीच दोस्ती के महान बंधन का जश्न मना रहे हैं। व्हाइट हाउस के डिनर में मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी, आनंद महिंद्रा समेत भारत के जाने माने उद्योगपति भी शामिल हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से दिए गए डिनर में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, इंदिरा नूई समेत अमेरिकी सांसद, खेल, कला, उद्योग से जुड़ी कई अन्य हस्तियां भी नजर आईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। साल 2016 के बाद उनके लिए ये दूसरा मौका था। 2 बार अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करने वाले वो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती को गहरा करने की प्रतिबद्धता पहले की तरह है। पिछले कुछ साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफी प्रगति हुई है। पीएम ने कहा कि लोकतंत्र हमारे पवित्र और साझा मूल्यों में से एक है। लोकतंत्र समानता और सम्मान का समर्थन करती है। लोकतंत्र बहस और चर्चा का स्वागत करता है। पीएम ने कहा कि बीते दशक में भारत ने तेजी के साथ विकास किया है। 10वें से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनना भी इसमें शामिल है। प्रधानमंत्री ने भारत की डिजिटल क्रांति, वित्तीय समावेशन से भी अमेरिकी कांग्रेस को परिचित करवाया। पीएम ने कहा कि इस सदी में जब भारत बेंचमार्क स्थापित करेगा और विकास करेगा तो ये कई अन्य देशों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। हमारा विजन है सबका साथ सबका विकास। पीएम मोदी ने कहा कि ग्लोबल साउथ को एक मजबूत आवाज देनी ही होगी। प्रधानमंत्री ने अफ्रीकन यूनियन को G20 की सदस्यता देने की भी पुरजोर वकालत की। पर्यावरण के प्रति भारत के समर्पण और उस दिशा में उठाए गए नए कदमों के बारे में जानकारी दी। कहा कि साल 2030 तक भारत नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका संबंधों के संपूर्ण आयामों की समीक्षा और साझेदारी को और सुदृढ़ बनाने के उपायों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संयुक्त रूप से बयान जारी कर संबंधों की प्रगाढ़ता को अगले स्तर पर ले जाने की प्रतिबद्धता जताई। दोनों नेताओं ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त करने, विश्व में शांति स्थिरता स्थापित करने और विकास की दिशा में साझेदारी असीमित संभावना और क्षमता से भरी हुई है। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संयुक्त रूप से बयान जारी कर संबंधों की प्रगाढ़ता को अगले स्तर पर ले जाने की प्रतिबद्धता जताई।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार से जुड़े उन सभी मुद्दों पर नई शुरुआत की गई है जो काफी समय से लंबित हैं। वहीं तकनीकी सहयोग पर दोनों ही देशों की साझेदारी बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र का डीएनए भारत की रगों में है। प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत के संकल्पों को भी यहां दोहराया। पीएम ने कहा कि लोगों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए दोनों ही देशों ने दूतावास खोलने का फैसला किया है। अमेरिका बेंगलुरु और अहमदाबाद में और भारत सिएटल में दूतावास खोलेगा। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन रूस के बीच जारी युद्ध पर कहा कि डायलॉग डिप्लोमेसी के जरिए ही समस्या का समाधान हो सकता है। भारत शांति स्थापित करने के लिए हर संभव योगदान के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ग्लोबल साउथ की जरूरतों को आवाज दे रहा है, तो वहीं वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर पर भी जोर दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में तेजी लाने के लिए अंतरिक्ष उड़ान पर सहयोग और क्वांटम कंप्यूटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर सहयोग की जरूरत है। जो बाइडेन ने पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एयर इंडिया द्वारा बोइंग विमान खरीदने के समझौते से अमेरिका में 10 लाख नौकरियों को मदद मिलेगी। वहीं गृहमंत्री अमित शाह आज से जम्मू कश्मीर की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। अमित शाह भगवती नगर में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का शिलान्यास और विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। गृहमंत्री दोपहर आज श्रीनगर जाएंगे। श्रीनगर में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित वितस्वा महोत्सव में शामिल होंगे। अमित शाह श्रीनगर स्थित राजभवन में सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं की भी समीक्षा बैठक करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह कल 24 जून को दिल्ली में हिंसा से जूझ रहे मणिपुर की स्थिति पर चर्चा करने के लिए सर्वदलीय बैठक करेंगे। पिछले महीने उन्होंने मणिपुर का दौरा भी किया था। वहीं पटना में आज अहम सियासी घटनाक्रम हो रहा है। यहां करीब 18 विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक होने वाली है। बैठक में राजनीति के कई धुर विरोधी एक दूसरे के साथ साल 2024 के लोकसभा चुनावों की रणनीति पर मंथन करने वाले हैं। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार के अलावा आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव, तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी, कांग्रेस के राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल बैठक में शामिल होने वाले हैं। एनसीपी चीफ शरद पवार, डीएमके नेता स्टालिन, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन, एमसीपी के सीताराम येचुरी और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती समेत नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला समेत कई बड़े नेता इसमें शिरकत करने वाले हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत बेंगलुरु में आज 14वां युवा परामर्श कार्यक्रम Y20 शुरू हो रहा है। परामर्श सत्र का विषय है स्वास्थ्य, कल्याण और खेल। युवा परामर्श कार्यक्रम में आज के सत्र में युवा नेता, नीति निर्माता, विशेषज्ञ और हितधारक युवाओं से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार करेंगे। इनमें युवा सशक्तिकरण, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, योग, नशीले पदार्थों का दुरुपयोग और सड़क दुर्घटनाओं के दौरान घायलों का उपचार शामिल है। वहीं पटना में G20 के श्रम कार्य समूह बैठक का आज दूसरा दिन है। पहले दिन सामाजिक सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन, महिला श्रमिकों, कौशल विकास और अन्य मुद्दों से संबंधित 5 कार्यबलों ने अपनी रिपोर्ट पेश की। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। ब्रह्मपुत्र समेत कई अहम नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ के पानी के कारण कई स्थानों पर सड़क संपर्क भी टूट गया है। लखीमपुर, डिब्रूगढ़ और बक्सा सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में प्री मानसून की एक्टिविटी शुरू हो गई है। 25 जून को उत्तराखंड में मानसून दस्तक दे सकता है। वहीं उससे पहले अधिकतर क्षेत्रों में तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में 26 जून तक कई जिलों में हल्की से मध्यम भारी बारिश का अनुमान है। कहीं कहीं भारी से बहुत ज्यादा भारी की भी चेतावनी है। इस दौरान मौसम विभाग ने लोगों से विशेष एहतियात बरतने की सलाह दी है। दिल्ली में मानसून 29 जून तक आएगा, लेकिन उससे पहले दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सुबह और रात बारिश हो रही है। इसके कारण तापमान में तो गिरावट है ही, पर उमस से राहत फिलहाल नहीं मिल रही। अमेरिका स्थित जीई एरोस्पेस ने भारतीय वायुसेना के लिए लड़ाकू जेट इंजन बनाने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
इस नए समझौते के अनुसार तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK2 को पावर देने के लिए एरोस्पेस के F414 इंजन का भारत में सह उत्पादन किया जाएगा। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को कहा कि भारत में महंगाई के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। महंगाई के स्तर को आरामदायक सीमा पर वापस लाने का काम अभी आधा बाकी है। वहीं शक्तिकांत दास ने कहा कि कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ जंग अभी जारी रखनी होगी। ये काम इस प्रकार से करना होगा कि महंगाई के आंकड़े 4% के आसपास बने रहें। रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाकर 6.3% कर दिया है। रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था व्यापक रूप से मजबूत है। हाल के महीनों में वाहन बिक्री के आंकड़े बेहतर रहे हैं। इसके अलावा PMI सर्वे और ऋण में वृद्धि भी मजबूत रही है। वैश्विक मोबाइल इंटरनेट रफ्तार की नवीनतम रैंकिंग में भारत 3 स्थानों के सुधार के साथ 56वें स्थान पर आ गया है। ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स की हालिया रैंकिंग में ये जानकारी दी गई। वहीं कंप्यूटर चिप बनाने वाली कंपनी माइक्रोन गुजरात में अपना सेमीकंडक्टर असेंबली एवं परीक्षण संयंत्र लगाएगी, जिस पर कुल $2.75 अरब 22,540 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इफ्को ने कहा कि उसने अमेरिका को तरल नैनो यूरिया के निर्यात के लिए कैलिफोर्निया स्थित कपूर एंटरप्राइजेस इंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। DGCA ने इस महीने की शुरुआत में चंडीगढ़ ले उड़ान के कॉकपिट में एक अनाधिकृत व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति देने के लिए एयर इंडिया के एक पायलट का लाइसेंस 1 साल के लिए निलंबित कर दिया है। डिजी यात्रा ऐप को अपने मोबाइल फोन पर इंस्टॉल करने वाले यात्रियों की संख्या 10 लाख से ज्यादा हो गई है। पिछले साल 1 दिसंबर को नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस सुविधा का उद्घाटन किया था। सेबी ने रुपयों की कथित हेराफेरी के एक मामले में इरोज इंटरनेशनल मीडिया लिमिटेड, उसके प्रवर्तकों प्रबंध निदेशक सुनील अर्जुन लूला और CEO प्रदीप कुमार द्विवेदी को शेयर बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है। सरकार ने क्रोमियम अयस्को और सांद्र कंसंट्रेट के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उपयोग स्टेनलेस स्टील के उत्पादन समेत विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए टाइटन पनडुब्बी से गए सभी 5 लोगों की मौत हो गई है। ये पनडुब्बी उत्तरी अटलांटिक में लापता हो गई थी। तलाशी अभियान के दौरान टाइटैनिक जहाज के पास लापता पनडुब्बी का मलबा मिला। US कोस्ट गार्ड के रियर एडमिरल जॉन मौगर ने कहा कि टाइटन सबमर्सिबल की खोज के दौरान लगाए गए यंत्रों में धमाकों की आवाज नहीं सुनाई दी। पनडुब्बी में सवार सभी यात्रियों की मौत हो गई है। अमेरिकी नौसेना ने कहा कि पनडुब्बी टाइटन के सतह से संपर्क टूटने के तुरंत बाद उसने विस्फोट से जुड़ी आवाज में गड़बड़ी का पता लगाया था। अब इस बात का पता लगाया जाएगा कि टाइटन के साथ आखिर क्या हुआ। तो इस हादसे के बाद में अब ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर टाइटन के साथ क्या हुआ, क्या इस हादसे को रोका जा सकता था। जांच दल अब टाइटन के सभी मलबे इकट्ठा करने की कोशिश करेगा ताकि असलियत का पता चल सके। अमेरिकी राज्य टेक्सास के मेटाडोर शहर में आए तूफान से 4 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए, जबकि कम से कम 1 दर्जन इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक अभूतपूर्व बवंडर की वजह से लगभग 600 निवासियों के छोटे से समुदाय का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बवंडर के चलते तेज आंधी भी चल रही थी। टेक्सास में बवंडर से कम 20 व्यावसायिक प्रतिष्ठान और घर नष्ट हो गए। इस बीच टेक्सास परिवहन विभाग ने कहा कि शहर के पश्चिम में एक राजमार्ग पर बवंडर से क्षतिग्रस्त इमारतों के कारण यातायात भी बाधित हुआ है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने आगामी ब्रिटेन भारत सप्ताह को अपना समर्थन देते हुए बुधवार को कहा कि उन्हें विश्वास है कि भारत ब्रिटेन साझेदारी हमारे दौर को परिभाषित करेगी। ब्रिटेन के तत्कालीन वित्त मंत्री सुनक पिछले साल के शिखर सम्मेलन के दौरान यूके इंडिया अवार्ड्स में विशेष अतिथि थे। भारतीय विरासत और ब्रिटिश भारतीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के बारे में बात की थी।
सुनक ने कहा कि इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक ब्रिटेन भारत सप्ताह हमारे दो महान देशों के द्विपक्षीय कैलेंडर में एक उच्च प्रत्याशित कार्यक्रम है। यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना को मात देते हुए खेरसॉन क्षेत्र और क्रीमिया को जोड़ने वाले एक अति महत्वपूर्ण पुल पर ताबड़तोड़ मिसाइल दागकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया है। पुल के नष्ट होने से रूसी सेना का संपर्क क्रीमिया और खेरसॉन के बीच टूट गया है। दोनों क्षेत्रों में रूस द्वारा नियुक्त अधिकारियों ने इस हमले की पुष्टि की है। इस हमले में किसी के हताहत होने की फिलहाल सूचना नहीं है। रूस द्वारा नियुक्त खेरसॉन के गवर्नर व्लादिमीर साल्दो ने कहा कि पुल पर स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से हमला होने की संभावना है, जिससे सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि साल्दो ने एक अलग मार्ग के जरिए यातायात को बहाल करने का भी दावा किया है। उधर क्रीमिया के गवर्नर सर्गेई अक्सियोनोव ने कहा कि विशेषज्ञ ये निर्धारित करने के लिए साइट की जांच कर रहे हैं कि पुल पर यातायात कब फिर से शुरू हो सकता है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूसी सेना के खिलाफ यूक्रेन का जवाबी हमला इच्छा से धीमा रहा है। हालांकि उन्होंने यूक्रेनी सेना पर गति बढ़ाने के लिए दबाव डालने से इनकार किया। वहीं जेलेंस्की ने कहा कि रूसी सेना द्वारा बिछाई गई विशाल बारूदी सुरंगों के कारण यूक्रेनी सेना की प्रगति धीमी हो रही है। यूक्रेनी सीमांत क्षेत्र में रूसी बारूदी सुरंगों से अटे पड़े होने के कारण लोगों का जीवन दांव पर है। इस रविवार यानी 25 जून को उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच हुए 1950 से 53 के कोरियाई युद्ध की शुरुआत को 73 साल पूरे होने वाले हैं। इस अवसर को मनाने के लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इस संघर्ष की शुरुआत 1950 में हुई थी, जब कम्युनिस्ट उत्तर कोरियाई क्षेत्रों ने दक्षिण कोरिया में 38वें समानांतर में अचानक से हमला कर दिया था। अमेरिकी नेतृत्व वाली संयुक्त राष्ट्र सेना ने चीनी और सोवियत समर्थित उत्तर कोरिया से लड़ाई लड़ी, जिसमें 3 मिलियन सैनिक और नागरिक मारे गए और 5 मिलियन शरणार्थी बन गए। म्यांमार की अपदस्थ नेता आंग सान सू की एक सबसे छोटे पुत्र किम आरिस ने सेना से उन्हें जेल से रिहा कराने का अनुरोध किया है। लंदन में एक साक्षात्कार में किम ने दुनिया से उनकी मदद के लिए और अधिक प्रयास करने का आग्रह किया। सूकी को 2021 में तख्तापलट के बाद उनकी सरकार को गिराने के बाद कई मुकदमों में अदालत ने उन्हें 33 साल की सजा सुनाई थी। आंग सान सू की तख्तापलट के बाद घर में नजरबंद थी। उन्हें पिछले वर्ष राजधानी नाई की एक जेल में एकांत कारावास में भेजा गया था। वहीं बर्लिन में चल रहे स्पेशल ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला लगातार जारी है। गोल्फ में भारत को 3 स्वर्ण पदक हासिल हुए। भारत के एस अंकुश ने 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। रणवीर सिंह सैनी और राहुल अग्रवाल की जोड़ी ने भी गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता। महिलाओं की जूडो लेवल 2 में सुशीला ने रजत पदक प्राप्त किया। भारतीय दल का प्रदर्शन अब तक इन खेलों में शानदार रहा है। भारत के वैष्णव राजपलिया ने शॉटपट में रजत पदक जीतने में सफलता हासिल की है। वहीं शॉटपट में ही भारत के गजेंद्र ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने सलाह और दिशा निर्देशों की अनदेखी के कारण वर्षों से चले आ रहे विवाद के बाद गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की मान्यता वापस ले ली। हालांकि पेरिस में 2024 में होने वाले ओलंपिक में मुक्केबाजी को बरकरार रखा गया है। आईओसी की ओर से विशेष रूप से बुलाई गई बैठक में आईबीए की मान्यता रद्द करने के लिए मतदान कराया गया, जहां पर मतदान में कई प्रस्ताव पक्ष में जबकि विरोध में 1 वोट पड़ा। वोटिंग में 10 सदस्य अनुपस्थित भी रहे। भारतीय क्यू खिलाड़ी रियान राजमी ने तेहरान में चल रही एशियाई अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत लिया है। रियान को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। भारत ने बैंकॉक में 12 से 16 जुलाई तक होने वाली एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए 54 सदस्यीय टीम की घोषणा की। टीम में मुरली श्रीशंकर, तेजिंदर पाल सिंह तूर और तेजस्विन शंकर को जगह मिली है। नीरज चोपड़ा और स्टीपलेज खिलाड़ी अविनाश सापले को टीम में शामिल नहीं किया गया है। ये दोनों एथलीट अगस्त में बुडापेस्ट में विश्व चैंपियनशिप के लिए विदेश में प्रशिक्षण जारी रखेंगे।
2 बार के चैंपियन मालदीव ने सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप में भूटान को 2-0 से हरा दिया है। मालदीव के लिए मोहम्मद हमजा ने छठे और नैज हसन ने 89वें मिनट पर गोल किए। लंबी कूद के खिलाड़ी ओस्विन एल्ड्रिन 30 जून को स्विट्जरलैंड के लुसाने में होने वाले डायमंड लीग से हट गए हैं। उन्होंने पूरी तरह से फिट नहीं होने के कारण इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट से हटने का फैसला किया है। भारतीय ओलंपिक संघ की एडहॉक कमेटी ने विरोध प्रदर्शन करने वाले पहलवानों को बड़ी राहत दी। इन पहलवानों को इन दोनों प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं की भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए सिर्फ ट्रायल के विजेताओं को हराने की जरूरत होगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पुरुष चयन समिति के एक सदस्य के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। बोर्ड ने इसके अलावा फिजियो के लिए भी आवेदन मंगाए हैं। पद के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 30 जून होगी। हरियाणा के हरफनमौला खिलाड़ी जयंत यादव आगामी दलीप ट्रॉफी में उत्तर क्षेत्र का नेतृत्व करेंगे, क्योंकि सीनियर बल्लेबाज मनदीप सिंह टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। मनदीप सिंह की जगह पंजाब के बल्लेबाज नेहल वडेरा को मुख्य टीम में रखा गया है। कप्तान शाई होप और निकोलस पूरन के शतक की मदद से वेस्टइंडीज ने आईसीसी विश्व कप क्वालिफायर में नेपाल को 101 रन से हरा दिया है। इस जीत के साथ वेस्टइंडीज ग्रुप ए में शीर्ष पर पहुंच गई है। वहीं एक अन्य मुकाबले में नीदरलैंड्स ने यूएसए को 5 विकेट से हरा दिया। यूएसए ने नीदरलैंड्स के सामने जीत के लिए 212 रन का लक्ष्य रखा था, जिसे नीदरलैंड्स ने 5 विकेट खोकर हासिल किया। स्वर्गोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर एवं फिल्म अभिनेत्री श्रीदेवी की स्मृति में 24 जून को लखनऊ में समारोह तुम मुझे यूं न भुला पाओगे का आयोजन किया जाएगा। बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा ने अपनी आगामी फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर की शूटिंग पूरी कर ली है। अभिनेता ने अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म के समापन के अवसर पर एक वीडियो भी पोस्ट किया। गायक संगीतकार दर्शन रावल ने अपने दूसरे एल्बम दर्द के पहले गाने माहिया जिन्ना सोहना का वीडियो जारी किया है। उन्होंने कहा कि ये एल्बम उनके दिल के बेहद करीब है। बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर और कियारा आडवाणी फिर से एक फिल्म में काम करती नजर आ सकती हैं। करीना ने फिल्म गुड न्यूज में एक साथ काम किया था। माइल्स मोरालेस और पवित्र प्रभाकर की फिल्म स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स अब 50 करोड़ रुपए क्लब में शामिल हो गई है। बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन अभिनीत मर्डर मिस्ट्री फिल्म नियत का ट्रेलर गुरुवार को रिलीज किया गया। अनु मेनन द्वारा निर्देशित फिल्म नियत में विद्या बालन जासूस मीरा राव के रोल में नजर आएंगी। बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन फिल्म नियत में काम करके खुश हैं। अभिनेत्री ने कहा कि एक कलाकार होने के नाते मुझे जो सबसे ज्यादा आनंद आता है वो है मेरे द्वारा निभाए गए हर किरदार के साथ एक अलग व्यक्ति का जीवन जीने का अवसर। बॉलीवुड फिल्मकार महेश भट्ट अपनी बेटी आलिया भट्ट के हॉलीवुड में काम करने को लेकर बेहद खुश हैं। आलिया फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन से हॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी ने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपना एक सिंगिंग वीडियो शेयर किया है। राशा थडानी जल्दी ही बॉलीवुड में भी डेब्यू करेंगी। और दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार थलपति विजय की आने वाली फिल्म लियो का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है। लोकेश कनगराज निर्देशित फिल्म लियो में थलपति विजय त्रिशा है।